और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, आज बड़ा दिन था। जुमे की नमाज पर यूपी का माहौल कैसा था आपको याद होगा। पिछले जुमे को बवाल हुआ था, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे थे, लोगों की फरियाद सुन रहे थे और समस्याओं का समाधान कर रहे थे। दूसरी तरफ दिन शुक्रवार का था। टेंशन यह थी कि पिछले शुक्रवार हंगामा हुआ, इस बार कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से तैयारी की गई थी, कड़ी सुरक्षा थी। शुक्रवार को नमाज से पहले यूपी का हाल क्या था आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए जरा औरैया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जुमे की नमाज पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी, हर संदिग्ध पर नजर रख रही थी। ये तस्वीरें मैं आपको बदायूं की दिखा रहा हूं। बदायूं में क्या तैयारी थी देखिए जरा। काशी में क्या हो रहा था। काशी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की टीम उतर गई थी और बाकायदा ड्रिल चल रही थी। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम को आप देख रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ काल है ये। एटीएस ड्रिल कर रही है और बाकायदा इस पूरी इमारत की मॉक ड्रिल कर रही है। इसका मकसद है कि आतंकी गतिविधि हो, कुछ ऐसी हरकत हो जिसके बाद टीम पूरी तरह से तैयार और सजग है एक्शन लेने के लिए किसी भी वक्त। अब देखिए यूपी का एक और जिला, वहां क्या तैयारी की गई थी ये आप देख रहे हैं। हरदोई की तस्वीर, वहां भी सड़कों पर पुलिस थी। दूसरी तरफ बरेली में सबसे सेंसिटिव मामला था, तो कंट्रोल रूम बनाया गया था। 1200 कैमरे लगाए गए थे कंट्रोल रूम में और 1200 कैमरे से बरेली के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही थी। चाक चौराहे पर, गली में, सड़क पर, नुक्कड़ पर, हर जगह सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही थी। पुलिस कंट्रोल रूम, ये बरेली का पुलिस कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ जिस जगह पिछले हफ्ते बवाल हुआ था, वहां भी भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। ये आला हजरत की दरगाह आप देख रहे हैं, तौकीर रजा यहीं से जुड़े हुए हैं। बरेली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बरेली में भी पूरी तैयारी की गई थी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी। ड्रोन खास काम आता है उन इलाकों में जो बहुत कंजेस्टेड है, संवेदनशील है, और ऊपर से पुलिस नजर रख सकती है कि भीड़ किस तरफ कहां जा रही है। पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। याद रखो ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस सुनू बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। हमारा बड़ा साला है ओवैसी, हैदराबाद वाला, वो नागपुर या महाराष्ट्र का कोई प्रोग्राम में गया, वो जैसा ही
बाहर निकलता है कुछ लोग आई लव का बैनर देते हो उसको, वो बैनर लेने से घबराता है, नहीं। इतना डर उसमें, ये डर कहां से आया? क्योंकि योगी जी वो तौकीर रजा को अंदर आ लेना तो ओवैसी की भी आई लव मोहम्मद पर बवाल के बाद उत्तर प्रदेश में आज फिर जुमे की नमाज थी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात थे। हिंसा के बाद बरेली को आज छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी गई। वाराणसी से संभल और लखनऊ से मुजफ्फरनगर तक सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। अब देखिए, ये आसान काम नहीं था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संभालना, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या यूपी में है। तो देखिए क्या तैयारी की गई थी। बरेली में कड़ी सुरक्षा में जुमे की नमाज अदा की गई। करीब 10,000 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया था। 13 सर्किल अफसर, 250 इंस्पेक्टर की तैनाती हुई थी। 2,500 सिपाही अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी पर मौजूद रहे। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, पुलिस के 8,000 जवान तैनात रहे। बरेली मंडल के 4 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए थे। बरेली में एसएसपी और डीएम सड़कों पर उतरे। कल ही दोबारा इंटरनेट बंद कर दिया गया था। बरेली में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही थी। छतों पर ईंट पत्थर की निगरानी के लिए 8 ड्रोन टीमें लगाई गईं। सुरक्षा को लेकर शहर को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया था। दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक के लिए बुलाया गया। इंटरनेट सेवाएं कल शाम 3 बजे तक बंद की गई। 26 सितंबर को हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। पिछले जुमे पर नमाज के दौरान बरेली में हिंसा भड़की। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर बवाल हुआ और इसके बाद दशहरे के साथ जुमे की नमाज पर अलर्ट रहा। संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और हिंसा को लेकर तौकीर समेत 86 उपद्रवियों को जेल अब तक भेजा जा चुका है। पुलिस पर जानलेवा हमला, बलवा, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप है। इसके साथ ही पुलिस से हथियारों की लूट को लेकर भी केस दर्ज हुआ है। ये एक्शन हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीएम और एसपी। ने पूरे शहरी क्षेत्र को सुपर जोन, जोन, सेक्टर और स्टैटिक इन संवेदनशील बिंदुओं में बांट रखा है और इस सभी जगहों पर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबकी तैनाती की गई है। बाहर से भी फोर्स आई हुई है, बाहर से पुलिस अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट्स बाहर से भी आए हुए हैं और हम लोग इसके साथ साथ जो है मतलब रूफटॉप ड्यूटी भी लगी हुई है और इसके साथ ही जो हमारे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, कहीं छतों के पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और एलआईयू की सहायता ली जा रही है। पुलिस बल लगाया गया है, उसके द्वारा अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्थानों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होती है ताकि ये मैसेज लोगों में जाए, एक तो कि पुलिस की मौजूदगी हर जगह है और पुलिस की एक्सेस हर जगह है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो पुलिस की निगरानी से छूटा हो। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है कि पुलिस आपके साथ है, आपकी सुरक्षा, आपकी मदद करने के लिए है। सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर जिले में यूपी के 75 जिले हाई अलर्ट पर थे। आज जुमे पर उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा और निगरानी थी। मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाका से होते हुए फ्लैग मार्च निकला। औरैया में जुमे की नमाज पर प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अमरोहा में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही सभी थाना प्रभारी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। दोपहर 12 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की गई। वाराणसी में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर रही। काशी में कैंट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर एटीएस कमांडो ने मॉक ड्रिल किया। डीसीपी ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं कानपुर में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। पुलिस ने यहां भी अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज से पहले पुलिस बलों को सड़क पर उतारा गया। पुलिस ने पैदल कई इलाकों में गश्त किया। ड्रोन कैमरों से अराजक तत्वों पर नजर रखी गई। राहपुर में जुमे की नमाज पर पुलिस की टीम हाई अलर्ट पर रही। जुमे की नमाज से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। मस्जिदों के आसपास पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। ये थी यूपी में तैयारी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एसपी सिटी। करके जेल भेजे गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। एक हैं मुनीर इदरसी, जो कि मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और इसी व्यक्ति ने जो पिछले शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा की एक बाइट जो आई थी उसको बनाने में उसको
प्रसारित करने में, अलग अलग ग्रुप्स में भेजने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये कोर कमेटी का मेंबर है। और इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम फैज़ान सकलैनी है, जो आजमनगर, जो कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, फायरिंग की घटना हुई थी और कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए थे। इसके पीछे फैज़ान सकलैनी का हाथ था। इसको भी आज जेल भेजा गया है। टोटल गिरफ्तारियां 83 हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इसके अलावा क्या एक्शन हुआ है, बरेली में क्या एक्शन हुआ है। तस्वीर देखिए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए कि बरेली में जो कार्रवाई हुई है उससे पता चलता है कि अभी भी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। ये एक शख्स जो गिरफ्तारी के बाद माफी मांग रहा है। कभी गलती ऐसा कुछ होगी मुझसे, मैं आपके आगे छोड़ रहा हूँ, होगी नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती से लग गई थी, आज से ऐसा कभी नहीं होगा। और बरेली पुलिस वाले मुझे माफ कर दो, आज से कभी गलती ऐसा कुछ होगी मुझसे, मैं आपके आगे छोड़ रहा हूँ, होगी नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती से अगली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये तौकीर के करीबी हैं जिनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है तौकीर का सोशल मीडिया हैंडल करते थे, तौकीर के कम्युनिकेशन हेड हैं। अब देखिए तौकीर जिस बिल्डिंग में रुका उस बिल्डिंग पर एक्शन होने जा रहा है। तौकीर यहीं रह रहे थे अपने करीबी के पास, इस पे बुलडोजर चलेगा और सील होगी। मौलाना तौकीर के करीबी के घर बुलडोजर चल सकता है। हिंसा वाले दिन मौलाना तौकीर फरहत के इसी घर में मौजूद था। मकान को सील करने के बाद इस पर बुलडोजर चल सकता है। तौकीर के करीबी फरहत का 3 मंजिला मकान अवैध बताया जा रहा है। 120 वर्ग मीटर प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का आरोप है। सीलिंग कार्रवाई के दौरान ड्रोन से पूरे क्षेत्र की निगरानी हुई। यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही। फरहत के मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया था। दशहरे से पहले 100 से अधिक संपत्तियां चिन्हित की गई जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर फरहत के परिवार को भी नोटिस भेजा गया था। 3 अक्टूबर से पहले मकान को खाली करने का निर्देश था, लेकिन 2 अक्टूबर तक परिवार ने मकान खाली नहीं किया था। परिवार ने बुलडोजर एक्शन न करने की गुहार लगाई। सुनिए जरा अब इन सारी तस्वीरों पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। और किसी भी धरना प्रदर्शन एजिटेशन का हिस्सा न बने। कोई अगर बुलाता है, बहकाता है, चाहे व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके बुलावे बहकावे पे न जाएं। अमन शांति बनाए रखें। घूम रहा हूँ, बराबर लोगों को समझा रहा हूँ, मस्जिद के इमामों को भी बता रहा हूँ, अमन शांति है, सुकून है। किसी तरीके से कहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। यह सारे लोगों पर होना चाहिए, पूरे प्रदेश के लोगों पर होना चाहिए। जो भी उपद्रवी किस्म के जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अकेले एक समुदाय, एक कम्युनिटी के ऊपर अगर आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर की अगर ताकत दिखाना चाहेंगे तो क्या सुरक्षित रहेगा लॉ एंड ऑर्डर? उससे ठीक रहेगा? आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता। देखिए मुसलमान, ताकत का और नाम का इस्तेमाल सही तरीके पर हो तब वो ठीक होता है। तो यहाँ जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है। और हम कहा कि कोई मजहब नहीं होता, लिहाजा अगर किसी समुदाय के मन में ये शक और शुबा पैदा हो कि उनके साथ सरकार मजहब की बुनियाद पर भेदभाव कर रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि वो संविधान पर कितना पालन करती है और संविधान को कितना फॉलो करती है, कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी समुदाय का उत्पीड़न या शोषण तो नहीं किया जा रहा। बरेली के बाद आपको लिए चलता हूं संभल, दूसरा सेंसिटिव जोन है। वहां भी इससे पहले बवाल हो चुका है, आपको याद होगा। संभल में देखिए जुमे की नमाज हुई। ये वही मस्जिद है जिस पर कल हथौड़ा चल रहा था। खुद मस्जिद कमेटी के लोग अवैध हिस्से को गिरा रहे थे। वहां भी बाकायदा आज शुक्रवार की नमाज हुई। और नमाज के बाद जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उसके बाद जो अवैध हिस्सा है उस पर हथौड़ा चलना शुरू हुआ। वो ऐसा चल रहा है।
ये जो मस्जिद है, दरअसल दावा यह है कि यह मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी है, इसलिए इसके जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है। संभल मस्जिद में यह याचिका कोर्ट पहुंच गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका लगाई है। याचिका में मैरिज हॉल को ध्वस्त करने का भी जिक्र है। ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती दशहरे का दिन चुना गया। कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। याचिका में ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। छुट्टी के दिन के बावजूद कोर्ट में बेंच बैठी सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश पाठक की एकल बेंच ने करीब 1.25 घंटे तक सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल कोई अंतरिम राहत नहीं दी। आरोप है कि मैरिज हॉल अवैध रूप से तालाब की जमीन पर बना था। 2 अक्टूबर को 4 बुलडोजरों की मदद से 4 घंटे में जमींदोज किया गया और मस्जिद के कुछ हिस्से के सरकारी जमीन पर बने होने का आरोप है। प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया गया और इसके लिए मस्जिद कमेटी को 4 दिन की मोहलत दी गई। मोहलत खत्म होने से पहले ही मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को तोड़ दिया। खुद हथौड़ा चलाकर मस्जिद की दीवार गिराना शुरू की। कल भी हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष से जमीन के कागजात दाखिल करने को कहा है। याचिका में राज्य सरकार, डीएम, एसपी को पक्षकार बनाया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। संभल में जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे या जो उससे जुड़े लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। जमीन के ऊपर एक विवाद है जी। विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई के होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने। उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार रहे हैं। हाँ, पूरा दिन ही तोड़ रहे हैं। कल भी तोड़ी थी, आज भी तोड़ी। मस्जिद सरकार तोड़वाई है साहब। कोई ग्राम साहब समाज पे बताइए, ग्राम समाज पे सरकार का आर्डर है, तोड़ रहे हैं। सरकार चाहे तोड़वाई, सरकार चाहे न तोड़वाई। कल तोड़ी गई थी जी, तोड़े, अब भी तोड़े, अभी काम चालू है। मामला ये था कि अभी देखो काम शुरू हो गया है और प्रशासन की तरफ से हमें जो 4 दिन का ऑर्डर मिला था, 4 दिन का वक्त मिला था इसको तोड़ने का, तो हमने उसका काम कल भी शुरू कर दिया था और आज भी शुरू हो चुका है काम। अब सवाल यह है कि संभल हो, बरेली हो, यहां हंगामा हुआ। बरेली में आई लव मोहम्मद पर हंगामा हुआ, लेकिन मोहम्मद के नाम पर लोगों को ऐसा भड़काया गया कि लोग अब वीडियो बनाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने, ठीक है। और एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा बुढ़ाना, लुसाना रोड, सदीपुर पट्टी टावर के पास घाटा चौक। भाई भाई मिलूंगा जिसको आना। अस्सलाम वालेकुम मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने, ठीक है। और एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा बुढ़ाना, लुसाना रोड, सदीपुर पट्टी टावर के पास घाटा चौक। भाई भाई मिलूंगा जिस। अब ये जो बयान आप सुन रहे हैं, इस तरह के बयान देने वाले, वीडियो बनाने वाले लोग जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सियासतदान क्या कर रहे हैं इस बीच। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आई लव मोहम्मद कहने पर आपत्ति, लेकिन आई लव मोदी से इनको खुशी होती है। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जनता चुनाव में हर सवाल का जवाब देगी, केवल अवैध निर्माण पर ही कार्रवाई होती है और समझदार लोग खुद पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं सरकार ने मुझे बरेली जाने से रोक दिया, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बरेली की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है या कोई आई लव राम जी और आई लव महादेव, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव गांधी जी कहता है तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों है? इसमें मुकदमा दर्ज करने की क्या जरूरत है? बरेलवी कह रहे हैं कुछ मस्जिदों के इमाम राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे लोगों से किसी तरह का वास्ता ना रखें। सुफियान निजामी कह रहे हैं जुमे की नमाज को लेकर मौलाना ने भी अपील की थी, बगैर परमिशन किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल ना होने को कहा है, शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा करने की अपील की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, अब सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। पता नहीं इनके नाम भी मुंह से नहीं आते, मुंह खराब हो जाता है ऐसे लोगों का नाम ले लेते। वो भोग रहा था तो योगी जी ने बोला रहे हैं सुंदर वालों। महाराष्ट्र में भीड़ में भोग रहा था, वो कहने लगा कि हे योगी
अगर कोई यहाँ आ जाए तो हम तुझे दफन कर देंगे। अब पता नहीं वो कहाँ दफन है। मोहम्मद ऐसा कहा, अच्छी बात, क्या बुराई, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो पाछे से तुमने बयान दिए ना कि सर तन से जुदा कर देंगे, इससे हमें दिक्कत है। अपने ईश्वर को मानो, जो पद्धति है करो, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम हिंदुओं को या हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट नहीं कर सकते। अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, दंगा फसाद कराना, यही उनका चाल है और यही चरित्र है। उसी तरह पर हेट का हारर हंगामा और हुड़दंग करने में लगे हुए हैं। उनको भी समझना चाहिए कि जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं जो लोग, न वो मुल्क के हितैषी हैं, न मजहब के हितैषी हैं और न मानवता के हितैषी। आपका धर्म आपके साथ, नास्तिक जो लोग हैं उनका धर्म उनके साथ। इस आधार पे अगर कार्रवाइयां होंगी तो लोगों में असंतोष पैदा होगा और ये सरकार चाहती है कि असंतोष बना रहे। असंतोष रहेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट की आराधना, पूजा करने की पूरी छूट भारत में है और उसमें कहीं किसी की तरफ से कोई बाधा नहीं है और अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर असर पड़े, कुठाराघात हो। अब देखिए जरा योगी ने ऐसा क्या किया कि यूपी का हिट फॉर्मूला बाकी राज्यों में भी लागू हो रहा है। यूपी में कैसे एक भी दंगा नहीं हुआ, कैसे योगी इसे कंट्रोल करते हैं, उसका क्या सूत्र है। अपराधियों के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। लगभग हर दिन यूपी में कहीं ना कहीं एनकाउंटर होता है। एक एक दंगाई का हिसाब किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश होती है। आरोपी की तस्वीर शहर के चौक चौराहे पर लगा दी जाती है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कहीं पर मामला सामने आता है, योगी खुद एक्शन में आते हैं, बड़े अधिकारियों को फौरन कहते हैं वहां जाइए और सख्त चेतावनी देते हैं। उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देते हैं और हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर उसकी संपत्ति सीज होती है। सील होगी संपत्ति या फिर उस पर बुलडोजर चलेगा। बीजेपी अक्सर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल देती है और दूसरे राज्यों में भी तेजी से योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। अब देखिए जरा उत्तर प्रदेश के लोग भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, योगी का ये जो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर का फॉर्मूला है, ये हिट है या फ्लॉप, सुनिए। सबसे बढ़िया बात है जो हमारी बहन बेटियां जो निकलती हैं बाहर, पहले डर के निकलती थी, छेड़खानी होती थी, अब वो व्यवस्था बदल गई है क्योंकि पुलिस के, योगी जी का डर है, पुलिस मुस्तैद है, पुलिस का बहुत ज्यादा डर है लोगों के दिमाग में। कानून व्यवस्था अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, अच्छी है। पहले बहू बेटियों को निकलने में परेशानी होती थी, अब ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट हैं अभी भी, लेकिन बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो उसके डर से जरूर आपराधिक ग्राफ में कमी आएगी। कुछ लोग दंगाई होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आकर के जो बेचारे निर्दोष होते हैं वो भी बुलडोजर के चक्कर में आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ योगी जी जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारे जो उलमाए किराम है ना, वो भी इन्होंने बागी कंट्रोल करा हुआ है। लोगों को समझाया चाहिए, समझाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान था उसके ऊपर अमल करो। खामोआ के फिसाद करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये काम जुम्मे की नमाज भी बहुत शांति से अदा हो गई और कोई पंगा किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। साथ ही साथ योगी जी की जो गाय और स्त्री को सुरक्षा देने की परंपरा चली है वो गजब है। अब बहुत बढ़िया है, अब सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके इलाज करते गए, भाई इलाज तो प्रशासन जाने, हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें सुकून है। जी जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक चल रही है।